नमस्कार विद्यार्थियों। कल हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अगर आपने नहीं देखा हो तो 10th क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके ऊपर जाकर के देख सकते हो। वहां पे मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन, ये आपके बोर्ड्स में भी काम आएगा। और साथ में मैं रिवीजन करा रहा हूँ किसका, एक्टिविटीज का रिवीजन। एक्टिविटीज का रिवीजन करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्टिविटीज से प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तीसरी बात, एक आपका टेलीग्राम चैनल बनाया है जो कि आपके स्कूल लेवल के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बना हुआ है। वो 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए मैंने बनाया है। उसके अंदर जो भी मुझे एग्जाम के टाइम पे भी कंटेंट देना है, फ्री कंटेंट जो भी देना है, जब आप साइंस ले लोगे तो उसके लिए भी मैं 11th, 12th का भी कंटेंट इसमें डालूंगा, तो वो सारा फ्री रहेगा। तो वो फ्री कंटेंट के लिए आपको क्या करना है, सब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम चैनल है उसको जा करके ज्वाइन करना है। उसके बाद में आपको, अगर आपके एग्जाम के लिए 10th क्लास के स्पेशली एग्जाम के लिए अगर आपको मल्टीपल चॉइस की तैयारी करनी है, फिलअप्स की तैयारी करनी है, आपको असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, वन वर्ड की तैयारी करनी है, आपको वन लाइनर की तैयारी करनी है, आपको अगर 30-40 वर्ड्स में जो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, 2 नंबर 3 नंबर के आते हैं, उनकी अगर तैयारी करनी तो उसके लिए एक 60 रुपए का स्पेशल कोर्स डिजाइन करा हुआ है जो कि आप सॉल्यूशन एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर जाकर के ले सकते हो। सॉल्यूशन एकेडमी की एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी, तो आपको प्ले स्टोर से मिलेगी। उसका लिंक भी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप आराम से ले सकते हो। ठीक है। तो ये तो थी भैया थोड़ी सी प्रमोशन वाली बात। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हमारे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के अंदर हम लोग बात कर लेंगे एक्टिविटी की। अब ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी में हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 एक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर इस एक्टिविटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें आपको कुछ केमिकल्स लेने हैं। कौन कौन से केमिकल्स हैं? लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन and different solutions. सोप सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास में आ जाएगा HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, फिर आ जाएगा हमारे पास में NaOH, CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर। ठीक है। और एक है हमारे पास में MgOH होल ट्वाइस, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मेन पार्ट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे किस में काम में आता है, इनो के अंदर काम में आता है। ये तो हो गए हमारे केमिकल्स। अब इनको टेस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी। एक है हमारे पास में लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, और ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है। इसके बाद में हमारे को 2 और सिंथेटिक इंडिकेटर चाहिए, कौन कौन से, फिनोफ्थिलीन और मिथाइल। अब मैंने आपको याद है जब पढ़ाया था तो एक ट्रिक बताई थी कि फिनोफ्थिलीन को हम लोग कैसे याद रखते हैं। फिनोफ्थिलीन को पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिनोफ्थिलीन से जुड़े हुए क्वेश्चंस करने तो सिंपल फिनोफ्थिलीन को HPH से याद रखो। किससे, HPH। और मिथाइल ऑरेंज को किससे याद रखो, MEOH से। किससे, MEOH। तो HPH फॉर फिनोफ्थिलीन और MEOH फॉर मिथाइल ऑरेंज, इनकी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बार बात कर लेता हूं कि जो ब्लू लिटमस होता है वो क्या, ब्लू लिटमस किससे रिएक्ट करके कलर चेंज करता है, एसिड के साथ में, है ना। एसिड के साथ में ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड। और रेड लिटमस किसके साथ कलर चेंज करेगा, बेस के साथ में। ठीक है। अब फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज की समरी भी एक बार और बता देता हूं। फिनोफ्थिलीन जो है वो क्या करेगा, फिनोफ्थिलीन का खुद का कलर कैसा होता है, कलरलेस। शाबाश, कलरलेस। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या कलर हो जाएगा, नो चेंज इन कलर। और जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो पिंक। अब इसको वापस से रिवाइज करा देता हूं। मैंने ये HPH क्यों लिखा है उसका समझा देता हूं। फिनोफ्थिलीन का जो HPH है वो H रिप्रेजेंट्स फॉर एसिडिक मीडियम, मतलब फिनोफ्थिलीन इटसेल्फ इज ए एसिड। तो मुझे बताओ फिनोफ्थिलीन एसिड के साथ कोई कलर चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा।
इसका मतलब ये केवल किसके साथ कलर चेंज करेगा, बेस के साथ, दैट इज पिंक कलर। दूसरा जो मैं बता रहा हूं आपको वो है किसका, मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज को कैसे लिखना है, MEOH। MEOH, OH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को। मतलब मिथाइल ऑरेंज जो है बेस के साथ ज्यादा चेंज नहीं देगा, इसीलिए आपको पता है मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज का नाम से पता पड़ रहा है कि इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। अब इसका खुद का कलर ऑरेंज है, तो बेस के साथ में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इसीलिए केवल हल्का सा टोन चेंज करके वो ऑरेंज से क्या हो जाता है, येलो। और एसिड के साथ में इसमें कलर चेंज होगा, एसिड के साथ में कैसा कलर देगा, रेड कलर। ठीक है, तो अब मेरे पास में कुछ चीजें हैं, कुछ कंटेंट है, मैं आपको बोलता हूं कि ये इन केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले आ गया HCl। एक टेबुलाइज कर लेते हैं हम लोग, HCl, H2SO4, HNO3, उसके बाद में CH3COH, फिर हमारे पास है NaOH, फिर है MgOH होल ट्वाइस, फिर है CaOH होल ट्वाइस। अब मैं अगर आपको बोलूं तो क्या आप इसमें से एसिड और बेस को पहचान सकते हो, तो आप पढ़े हुए हो, आपको पता है इनमें से एसिड और बेस कौन से हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में सिंपल आपको क्या करना है, कलर चेंज को लिखना है, किस किस के साथ कौन कौन सा कलर। तो ऑब्जर्वेशन में केवल क्या आएगा, कलर चेंज आएगा विद पर्टिकुलर इंडिकेटर। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी में पहुंच जाए। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी देखो, आप वीडियो बना रहे हो क्या? एक्टिविटी नंबर सेकंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड एक्टिविटी 2.2, सेकंड एक्टिविटी क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की, है ना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में मेनली किस किस को हम याद रखनी है हमको, तो आपको पता है किस किस को याद रखना है। एक तो रखना है अनियन को, है ना, दूसरा किसको, वनीला को, और तीसरा किसका, तीसरा है हमारा क्लोव। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का सिंपल है, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने बात करी थी कि इसके साथ में जब हम लोग एसिड या बेस की रिएक्शन कराएंगे, तो अनियन और वनीला का मैंने बताया था कि जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, पर जैसे ही ये बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इनकी स्मेल में चेंज आएगा, वैनिश हो जाएगी इनकी स्मेल। ठीक है ना, तो इस एक्टिविटी को तुम आराम से कर सकते हो 2.2 को। एक्टिविटी नंबर आ गई हमारे पास में 2.3। 2.3 एक्टिविटी किसकी है, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। इसके अंदर हमको सिंपल है, एक स्टैंड ले लिया हमने। ठीक है, इस स्टैंड के ऊपर हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टैंड के ऊपर क्या लगा दी, टेस्ट ट्यूब लगा दी। ठीक है, ऊपर की तरफ हम लोगों ने ऐसा एक कॉर्क लगा दिया, कॉर्क के अंदर हम लोगों ने एक पाइप फिट कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे डिलीवरी ट्यूब। ये क्या करेगी, यहाँ के अंदर जो गैस बनेगी उसको डिलीवर करेगी किसके अंदर, सोप सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, सोप सोल्यूशन के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक पॉट रख लिया, यहाँ पे अंदर सोप। अब सोप सोल्यूशन में क्यों अपन डाल रहे हैं, ताकि यहाँ पर क्या बने, बबल्स बने। ठीक है, और ये बबल्स जब पॉप होंगे तो उसके पास में जब मैं कोई भी जलती हुई कोई कैंडल या लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा, इसके अंदर पॉप साउंड जनरेट होगा। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, अंदर की तरफ एक केमिकल भर देंगे, वो है हमारा कौन सा, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, और फिर अंदर की तरफ हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स डाल देंगे। जो जिंक ग्रेन्यूल्स है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, कौन सी गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जब किसी जलती हुई कैंडल के संपर्क में आएगी तो क्या साउंड कर प्रोड्यूस करेगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी और एक भपका सा निकलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में 2.3 एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 2.4। 2.4 एक्टिविटी सेम है, बस हमको क्या करना है, H2SO4 को रिप्लेस करके इसकी जगह पर क्या लगाना है, NaOH लगाना। ठीक है, सेम एक्टिविटी, बस हमको क्या करना है, NaOH चेंज करेंगे तो सेम रिएक्शन होगी, है ना। सेम रिएक्शन तो होगी, पर इसकी है ना रिएक्शन को आपको याद होनी चाहिए। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, NaOH जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ में। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, पर बनेगा क्या, Na2ZnO2। Na2ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट। समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ जाएंगे हम लोग एक्टिविटी नंबर 2.5 में। 2.5 एक्टिविटी क्या है,
दैट इज, इसका भी जो सेटअप है वो 2.3 एक्टिविटी की जैसा ही है, सेम एज वही। हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंड के ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या फिट कर दिया, एक कॉर्क। अंदर क्या भरेंगे, अंदर भरेंगे हम लोग एक तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, और डाइल्यूट HCl के साथ में हम अंदर क्या डालेंगे, ये तो डाइल्यूट HCl भर दिया, अंदर क्या डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहां से जो गैस निकलेगी उसको डिलीवरी ट्यूब में लेकर के और यहां हम लोग बाहर ले आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां हम क्या कर रहे हैं, इसमें से जो गैस निकलेगी उसको हम लोग पास करेंगे किसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इस गैस को पास करना है। तो क्या होगा, तो ये जब रिएक्ट करेगी Na2CO3 के साथ या NaHCO3 के साथ में, तो क्या होगा, Na2CO3 जब रिएक्शन करेगा HCl के साथ में, तो हमको पता है NaCl बनेगा, H2O बनेगा, और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करेगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होने पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। ये कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो जो हमारा ये लाइम वाटर है जो कि पहले ट्रांसपेरेंट था, अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो ये हो जाएगा मिल्की। कैसा हो जाएगा, मिल्की। मिल्की क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है, ये व्हाइट वॉश रिएक्शन एक्चुअली ये है। मैंने कल तुमसे पूछा भी था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको दीवार पे हम पोत देते हैं, तो फिर वो व्हाइट क्यों हो जाता है, वो व्हाइट हो जाता है हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करे। ठीक है, क्या आ जाएंगे एक्टिविटी नंबर 2.6 के ऊपर। देखो भाई, 2.6 एक्टिविटी के अंदर क्या है, इसमें हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, इसकी है एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको भर लेना है NaOH। ठीक है, NaOH कैसा है, डाइल्यूट, क्योंकि NaOH जो होती है वो पैलेट्स होती है, टुकड़े होते हैं, सॉलिड रहती है ना, तो उसको पानी में घोल के इसमें भर लेना। अब आपको ऊपर की तरफ से एक ड्रॉपर की मदद से इसके अंदर फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर डालना है। फिनोफ्थिलिन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, HPH से। अब इसमें एसिड है तो ये बेस से रिएक्ट करेगा, कलर चेंज करेगा। आपको पता है फिनोफ्थिलिन बेस से रिएक्ट करके कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है, पिंक कलर। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरे नंबर पर हमको इसके अंदर ऐड करना है, क्या, इसके अंदर हम ऐड करेंगे, अब नया ऐड करेंगे, वो करेंगे हम एक, यहां हमने ले लिया इसके अंदर HCl डाइल्यूट। ठीक है, अब ये HCl हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, HCl NaOH से रिएक्ट करेगा धीरे धीरे। आपको पता है NaOH और HCl आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है बेटा, क्या होगा, NaCl फॉर्म। हाँ, तो ये NaCl बनाएगा। NaCl बनने के मतलब हो गया कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। NaCl बनेगा और पानी बनेगा, है ना। इसका मतलब हो गया NaOH को सारा कौन खत्म कर देगा, एसिड। पर हम अगर जितना NaOH है उससे ज्यादा HCl डालें तो NaOH को जितना खत्म होना उतना तो हो जाएगा, फिर कौन बढ़ने लगेगा, HCl बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे HCl बढ़ेगा वैसे वैसे फिनोफ्थिलिन जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ये जो पिंक कलर आया है ना, ये कलर सारा वैनिश हो जाएगा, सारा पिंक कलर यहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब है वापस से कैसी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। समझ गए, ये 2.6 एक्टिविटी। अगली बताओ देगा 2.7। तो एक्टिविटी नंबर 2.7 है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड
जो मैंने कल बताई थी, एक स्पेशल रिएक्शन है ना। मेटल ऑक्साइड की किससे रिएक्शन है? एसिड के साथ रिएक्शन। तो जो मेटल ऑक्साइड है उसका एग्जांपल हो गया जैसे कॉपर ऑक्साइड CO2, है ना। कल मैंने ये बताया भी था कि जब हम लोग कॉपर को गर्म करते हैं तो वो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर हो जाता है। तो CO2 का कलर कैसा होगा? ब्राउन, ब्लैक कलर का होगा। कल मैंने बताया ना, कॉपर होता है ब्राउन कलर, गर्म करने पर कैसा होगा? ब्लैक। तो CO2 कैसे कलर का होगा? ब्लैक। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ में? एसिड के साथ में। जैसे कोई एसिड ले लेता हूं मैं HCl, तो HCl के साथ रिएक्ट करने पर कॉपर Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? CuCl2, और बाद में क्या बनेगा? H2। तो यहाँ CuCl2 का जो कलर होगा, चाहे ब्लू कलर हो, चाहे जनरली कॉपर के जो सॉल्ट होते हैं वो कौन सा कलर का? ब्लू कलर। तो ब्लैक से क्या कलर कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू। समझ आएगा नहीं है? इससे पता पड़ जाएगा मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है कौन सी? ब्लू ग्रीन दे रखा है, ब्लू ग्रीन बोल दो, ठीक है ना। आ गया हमारे पास में एक्टिविटी नंबर 2.8। 2.8 एक्टिविटी कैसी है? क्या है 2.8 एक्टिविटी? देखो, ये है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड को लिया, है ना। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई इनके अंदर किस में बल्ब ग्लो होगा। इसका मतलब ये कंडक्शन की एक्टिविटी है, ठीक है। अंदर की तरफ एक कॉर्क के ऊपर हमने क्या लगा दी? 2 नेल्स लगा दी, मतलब इलेक्ट्रोड लगा दी, ऐसे भाई 2, ठीक है। और इसको हम लोगों ने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे, प्लस और ये माइनस। अब हम अंदर की तरफ सॉल्यूशन भर रहे हैं एक के। किसका भरा? पहले हमने भरा ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ, क्या ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नो सर, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ग्लूकोज एक नॉन आयोनिक कंपाउंड है। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ हो, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ग्लूकोज है वो नहीं बनाएगा। अगला देखो भाई, क्या हमारा अल्कोहल के अंदर ऐसा होगा क्या? अल्कोहल भी एक नॉन आयोनिक कंपाउंड है ना। प्योर अल्कोहल के अंदर आयंस नहीं होंगे, तो वो भी हमारा क्या होगा? कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। आगे हमारे पास में HCl एक आयनिक कंपाउंड है, H+ और Cl- प्रेजेंट होता है। तो वो जैसे ही हमारा इसके सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और लास्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के। H2SO4 में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? यस सर, होगी, क्योंकि जो भी एक आयनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या 2.8 खत्म। अब आ जाओ एक्टिविटी नंबर 2.9। एक्टिविटी नंबर 2.9 क्या है? बहुत अच्छी एक्टिविटी है भाई। ये है प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। पहली बात तो ये चीज जो है ना, HCl एक गैस होती है ना। बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए कि HCl एक गैस होती है। सभी बच्चों को ज्यादातर यही पता होता है कि HCl, H2SO4, HNO3 ये सब लिक्विड्स हैं। HCl एक गैस है, इसका जरूरी पता होना, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए ये 2.9 एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या होगा? इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक सॉल्ट लेंगे, वो है NaCl सॉल्ट लेंगे। इसके अंदर हम लोग डालेंगे क्या? H2SO4, ठीक है। और वो भी कैसा है? कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड H2SO4 जब NaCl से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? NaCl प्लस H2SO4। तो इसका जो H है वो Cl को लेके क्या बनाएगा? 2HCl। और एक और चीज बनेगी, वो है Na2SO4। ये HCl जब गर्म करने पर बाहर निकलेगी तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक कैप्चर कर लेंगे इसको। यहाँ पर एक हम लगा देंगे नली, और इस नली से हम लोग इस गैस को बाहर पास करेंगे। और पास करके हम लोग एक ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पर ले लेंगे। कौन सा पेपर ले लेंगे? ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू कर देता हूँ इसको। ये ब्लू लिटमस पेपर। ये ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर
जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर HCl गैस टच करेगी तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। समझ में आ गया? ये एक्टिविटी नंबर होगी 2.9। अब आ जाएंगे एक्टिविटी नंबर 2.10। 2.10 एक्टिविटी देखो भाई क्या है। 2.10 तो ये जो 2.10 एक्टिविटी है ये बहुत अच्छी एक्टिविटी, इसके अंदर बताया गया है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, है ना। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एसिड में वाटर मिलाते हैं या वाटर में एसिड मिलाते हैं। बताओ बच्चों क्या बताए? वाटर में एसिड मिलाते हैं या एसिड में वाटर मिलाते हैं? वाटर में एसिड। वाटर में एसिड मिलाते हैं, एसिड में वाटर नहीं मिलाते। एसिड में वाटर हम लोग क्यों नहीं मिलाते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है? हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये जो 2.10 एक्टिविटी वो यही है कि जब हम लोग वाटर में एसिड मिलाएंगे, वो एसिड भी कैसे मिलाना है? विद टेस्ट ट्यूब धीरे धीरे मिलाना है, ठीक है ना। अगर हम टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर ऐसी टेढ़ी रखनी पड़ेगी, और यहाँ जब हम लोग किसी बोतल से H2SO4 डालेंगे तो हमको क्या करना है? धीरे धीरे या दीवार के सहारे डालना है, ठीक है। अंदर की तरफ पहले क्या प्रेजेंट होना चाहिए? वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें ये व्याकरण मिक्स। आप ये देखोगे कि जैसे जैसे एसिड वाटर के साथ मिक्स करेगा ना, आपको क्रैकिंग साउंड सुनाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे टेस्ट ट्यूब टूट रही हो। एक्चुअली वो टेस्ट ट्यूब टूटती नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के अंदर टूटते हैं, ठीक है ना। H2SO4 भी हाइड्रोजन में टूटता है, उसका क्रैकिंग साउंड आता है वो। और उस क्रैकिंग साउंड की वजह से ही, टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जो रिलीज होगी वो इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर देगी भैया? गर्म कर देगी। टेस्ट ट्यूब हो जाएगी हमारी वार्म। इसका मतलब ये है कि ये एक रिएक्शन कैसी हुई? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। नोबेल प्राइज मिल जाएगा बेटा ऐसे करेगा, है ना। साइंटिस्ट पकड़ के ले जाएंगे कि ये भाई दोनों रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक को एंडोथर्मिक का आविष्कार करने वाला बच्चा कौन है। 2.11 एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हैं, उनकी पीएच वगैरह आपको देखनी है, ठीक है, पीएच टेबल की। उसके बाद आ जाएगी 2.12 एक्टिविटी। देखो 2.12 एक्टिविटी क्या है? ये जो सॉइल 2.12 एक्टिविटी 2.12 एक्टिविटी है हमारी सॉइल की पीएच निकालना, है ना। तो ये तो बहुत आसान एक्टिविटी, आप घर पे भी कर सकते हो। इस एक्टिविटी में कुछ नहीं करना, आपको सॉइल लेनी है, उसको क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसके अंदर क्या भरना है? वाटर, ठीक है। वाटर भरने के बाद में सॉइल के जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो वाटर के साथ में कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। उसके अंदर आपको क्या करना है? एक पीएच पेपर लेना है, वो डिप करना है, उसका कलर जो है वो पीएच स्केल से मैच करना है। सिंपल एक्टिविटी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2.13। 2.13 एक्टिविटी जो है वो है हमारी टाइप ऑफ सॉल्ट की। और टाइप ऑफ सॉल्ट जो है वो मैंने आपको कल देखना बताया था। जो मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस का। तो इस एक्टिविटी को आप अगर ऐसे देखो तो मैं डायरेक्ट आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मेरे को दे दिया यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम का मतलब क्या हुआ? Na। कार्बोनेट मतलब CO3, Na2CO3 फॉर्मूला है। ये Na मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो किससे आता है बेटा? बेस से। तो Na का बेस क्या हुआ बेटा? NaOH, ठीक है। जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन है? CO3-2। ये किससे आएगा? एसिड से। एसिड, कार्बोनेट का एसिड कौन सा है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। और कार्बोनेट, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है? या वीक एसिड है या वीक बेस? वीक बेस। वीक एसिड, दैट इज वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस की अगर वीक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा उसकी पीएच कैसी होगी? बेसिक पीएच होगी। तो इसका मतलब हो गया सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सब्सटेंस होता है। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह से करनी है, कर सकते हो ना इसको एक्टिविटी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग
2.14 15 एक्टिविटी है, 2 एक्टिविटी और बची है। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक्टिविटी नंबर 2.14 सिंपल है। इसके अंदर हम लोग कुछ सॉल्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ सॉल्ट्स जैसे एक तो आ गया हमारे पास में NaCl, एक आ गया हमारे पास में KNO3, एक आ गया हमारे पास में AlCl3, एक आ गया हमारे पास में ZnSO4, एक आ गया हमारे पास में कॉपर सल्फेट CuSO4, एक आ गया हमारे पास में सोडियम एसिटेट मतलब CS3COONA, एक आ गया हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एक आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब की वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे का मतलब इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जनरली सारे जो सॉल्ट होते हैं वो पानी के अंदर हाईली सॉल्युबल होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, पानी में घुले हुए इन सॉल्ट्स की पीएच चेक करेंगे। जिसकी एसिडिक पीएच होगी उसकी एसिडिक आएगी, बेसिक की बेसिक आएगी और न्यूट्रल की न्यूट्रल आएगी। और हम तो बिना ये प्रैक्टिकल करे पहले ही बता सकते हैं कि कौन से सॉल्ट की क्या एक्टिविटी है ना। जैसे NaCl की अगर वाटर सॉल्यूशन है तो उसका पीएच कैसा होगा, हम बोलेंगे न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनसे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। सिंपल। ये एक्टिविटी हम लोग पहले बेटा परफॉर्म कर चुके हैं जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे थे। अब लास्ट और फाइनल 2.15 एक्टिविटी नंबर 2.15। एक्टिविटी नंबर 2.15 जो है वो सिंपल है, वो है हमारी किसकी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको भी खूब डिटेल में बताया। इसके अंदर सिंपल क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या करना है, CuSO4.5H2O भरना है। CuSO4.5H2O का कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है ब्लू। अब आपको क्या करना है, नीचे से एक बर्नर लेकर के इसको गर्म करना है। ठीक है ना, ये बर्नर लेकर के इसको गर्म करना, गर्म करेंगे हम लोग यहाँ पर ये हीट। ठीक है, गर्म करने पर आपको पता है क्या होगा, CuSO4 का गर्म करने पर जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाता है, वाइट। क्या हो जाएगा, वाइट गर्म करने पर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि CuSO4 के साथ में जो 5H2 अटैच्ड है वो H2O यहाँ से चले जाएंगे और CuSO4 अकेला रह जाएगा। H2O जो है वो गर्म करने से उड़ जाएंगे, इसका कलर हो गया वाइट। अब इस वाइट CuSO4 के अंदर वापस से अगर हम पानी डालेंगे तो वापस से कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू। इसका मतलब जो CuSO4.5H2O के अंदर ब्लू कलर है वो किसकी वजह से है, वाटर की वजह से। सिंपल। एक्टिविटी नंबर 2.15। बताओ समझ में आ गई? बंद कर दें इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।